विद्यालय के ऑनलाइन सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 8 के विज्ञान के प्रथम अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। आज इसी अध्याय में हम आगे अपने अध्ययन को बढ़ाते हैं। कृषि औजार की बात चल रही थी। कल तक हमने जो पढ़ा था, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। कल हमने बात की थी कि मिट्टी है वो भी सांस लेती है, श्वसन करती है। उसमें जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जो केंचुए हैं, उनको श्वसन करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मिट्टी का भुरभुरा होना चाहिए। और मिट्टी भुरभुरी होगी उतना अच्छा श्वसन करेगी और उतनी अच्छी उसमें फसल होगी। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। इसमें जो प्रमुख औजार हैं वो हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। देखिए कुदाली का चित्र है आपके सामने। यह एक सरल औजार है। मारवाड़ी में जैसे हमारे कशिया देखते हैं ना, वैसा सा औजार है ये, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, निनाण करने के लिए। यानी खरपतवार किसे कहते हैं? पौधों के पास उग आए अनावश्यक पौधे जो उनका भोजन ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। यह लकड़ी तो लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है ना, मुड़ी हुई प्लेट, कस्सी की तरह, जो फावड़ा होता है ना उसकी तरह दिखाई देती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। आगे से तीखी होती है, ब्लेड की तरह पौधों को काटती रहती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है। ये बड़ी मात्रा में भी होती है तो पशु द्वारा भी इसको खींचा जा सकता है। ये है कुदाली। उसके बाद आ गए हम कल्टीवेटर, जिसको कल्टी बोलते हैं हमारे यहाँ पे भाषा में। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। क्यों? पशुओं द्वारा बहुत अधिक श्रम लगता है, समय बहुत ज्यादा लंबा लगता है। तो ट्रैक्टर से बहुत कम समय में बहुत लंबे बड़े क्षेत्र की जुताई की जा सकती है। समय की तो बचत होती है, धन की भी बचत होती है। चलिए अब आते हैं बुआई पर, अगला टॉपिक। अभी तक हमने खेत की जुताई की है, मिट्टी को तैयार किया है। अब उससे अगला बिंदु है बुआई, यानी बोना। क्या बोना? बीजों का, बीजों का जमीन में रोपण। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ये दूसरा चरण है। मिट्टी तैयार करने के बाद बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। सबसे पहले बीजों का चयन किया जाता है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो जो होशियार लड़के उनका पहले चयन करते हैं कि आप ये काम करोगे, आप ये, क्यों? हमें पता रहता है ये सक्षम है इस काम को करने के लिए। वैसे ही उन बीजों का चयन किया जाता है। अब चयन करने के लिए किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को ही प्राथमिकता देते हैं। किन बीजों को काम में लेना है, किसान उन बीजों को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए सरकारी केंद्रों पर भी किसान सेवा केंद्र होते हैं, वहां पर भी बीज उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा अपनी पिछली उपज से जो बीज बने हैं उनको किसान सुरक्षित रखता है, ताकि आने वाले अगले समय में इनको खेतों में उगाया जा सके। अब बीजों का परीक्षण कैसे किया जाए, बीजों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाए और बीज की गुणवत्ता का पता कैसे किया जाए कि बीज अच्छे हैं या खराब हो चुके हैं। तो बीजों का चयन आपके सामने एक विशेष शीर्षक आ गया। अब हम कुछ बीज लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल करने का तरीका बहुत सरल है। हम कुछ बीज लेते हैं, एक गिलास या एक लोटा पानी लेंगे, उसमें एक बीज को डालेंगे, कुछ बीजों को डालेंगे। हम देखते हैं कि कुछ बीज हैं वो तैरने लगते हैं, बाकी बीज नीचे बैठ गए हैं। अब तैरने लगे, इसका मतलब वो बीज खराब हो चुके हैं। उनको निकाल कर फेंक दिया जाता है और बाकी बचे बीजों को निकाल लिया जाता है। किसानों को यह एक प्रैक्टिकल करने का सबसे सरल तरीका है। जो हमने मान लो 10-20 किलो बीज इकट्ठे किए हैं, उनको पानी में भिगोया, जो तैर गए उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया, जो बचे डूब गए पानी में उनको सुखाया और वापस खेतों में काम में ले लिया। जो किसान केंद्रों में बीज मिलते हैं वो विभिन्न प्रकार की दवाइयों से उपचारित होते हैं और उनका उपयोग भी कृषि क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए सीड ड्रिल, बुआई किस प्रकार की जाती है। पहले तो क्या होता था, आपने देखा होगा, हल जोतते थे तो हल के पीछे कीप लगी होती थी, उसमें बीज डालते थे, वो हल के साथ चलते जाते थे। आजकल ये बहुत ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के
जल्दी बुआई करने का एक बहुत सरल सा साधन आ गया है जिसको सीड ड्रिल कहते हैं। सीड का मतलब बीज, ड्रिल का मतलब छेद करना। सीड का मतलब बीज और ड्रिल का मतलब छेद करना। तो ये जमीन में छेद करके उस बीज को रोप देती है। जिससे दो फायदे, पहला पक्षी नहीं खा पाते उन बीजों को, दूसरा उन्हें श्वसन करने में समय मिलता है और वह अंकुरण जल्दी होते हैं। तो इसके द्वारा बीजों की समान दूरी व गहराई बनी रहती है। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, बीज एक समान दूरी पर रोपे जाएंगे तो पौधे एक साथ, बहुत सारे बीज एक जगह नहीं आएंगे, इसे एक साथ बहुत सारे पौधे एक साथ जगह इकट्ठे एक जगह नहीं उगेंगे, एक निश्चित दूरी पर वो छोड़ता जाता है बीज, सीड ड्रिल। तो उसका फायदा क्या होगा कि एक निश्चित दूरी पर पौधे उगेंगे, एक लंबी कतार में दिखाई देंगे। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, इससे बीजों को पक्षी द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। देखिए कितना बड़ा फायदा है। एक तो पौधों को मौका मिलेगा, जैसे आपको क्लास में बिठाते हैं एक पंक्ति में, थोड़ा दूर दूर करके बैठिए, उसका फायदा क्या होता है, आपको आराम से अपनी बुक्स खोलने में, सुनने में, देखने में असुविधा नहीं होगी। ऐसे ही पौधों को अपने बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए स्थान चाहिए, जगह चाहिए। तो इसलिए सीड ड्रिल क्या करते हैं, उन्हें एक निश्चित दूरी में रोकती है। उसके बाद उनको जमीन में गहराई में दबा देती है, मिट्टी डाल देती है ऊपर। इसका फायदा क्या होगा, पक्षी उन्हें खा नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा खेतों में बिजुका लगाए जाते हैं, देखा है आपने, बिजुका लगाए जाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाकर, दो डंडियों पे बनाकर, उन मटकी सिर पे रख के एक ऐसी आकृति बनाई जाती है ताकि पक्षियों को धोखा देने के लिए कि कोई व्यक्ति खेतों की निगरानी कर रहा है, क्योंकि पक्षी जमीन में मिट्टी में से खोदकर बीज खा जाते हैं। तो ये गहराई में बीज को डाल देता है और ऊपर मिट्टी ढक देता है, जिससे बीज दिखाई नहीं देता। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने पर बीज के अंकुरण होने की संभावना ज्यादा रहती है और कम समय लगता है। चलिए अब आते हैं, हमने बीज बो दिया, पानी भी सिंचाई कर दी, सिंचाई पे भी चर्चा करेंगे। बीज बोने के बाद हम चाहते हैं कि वो जल्दी अंकुरित हो और स्वस्थ अंकुरित हो, तो उसके लिए क्या देना जरूरी है, खाद देना और उर्वरक मिलाना। दो चीजें, खाद और उर्वरक, दोनों का काम सेम है, पौधों का स्वस्थ विकास करना, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। खाद क्या है, जैविक है, और उर्वरक क्या है, रासायनिक है। दोनों में अंतर ये है। दोनों में अंतर क्या है, खाद्य है, सॉरी खाद्य नहीं, खाद है वो जैविक है और उर्वरक है वो रासायनिक है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनते हैं, प्रयोगशालाओं में बनते हैं, और खाद है वो जीवों द्वारा निर्मित मल मूत्र से बनती है, उत्सर्जित मल मूत्र से बनती है। तो पढ़ते हैं हम, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। अब खाद और उर्वरक की परिभाषा एक साथ बताइए इसने, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर आगे आएंगे। तो खाद क्या है, वे पदार्थ जिनमें पोषक स्तर, मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है, खाद्य पदार्थ, खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आप देखते हैं, हम भोजन करते हैं रोजाना, अलग अलग डिफरेंट टाइप का करते हैं, एक ही प्रकार का भोजन नहीं करेंगे। कभी हम चावल भी खाते हैं, कभी हम ऋतु के अनुसार फल खाते हैं, ऋतु के अनुसार पेय पदार्थ पीते हैं। तो सभी चीजों का समावेश रहता है ताकि हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व समय से पहुंचते रहें। लेकिन एक खेत में हम लगातार फसल उगाते रहेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि एक ही प्रकार की फसल उगाने से उस भूमि में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, और उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, क्षति को पूरा करने के लिए खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, और ये खाद किससे मिलती है, जंतुओं के मल मूत्र से निर्मित होती है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों व जंतु अपशिष्ट से पदार्थ होता है। देख लीजिए यहाँ पे खाद की परिभाषा आ गई। ये किससे प्राप्त होता है, जंतु और पौधों के अपशिष्ट से पदार्थ होता है। किसान पादप और जंतु अपशिष्टों को गड्ढे में डालते जाते हैं। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया जिसमें गाय का गोबर, भैंस का गोबर, यानी पशुओं के अपशिष्ट डालते जाते हैं। उसमें जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां भी डालते जाते हैं और इन्हें खुले में छोड़ देते हैं। तो वहां पे क्या होगा, उनमें कीटाणु पैदा होंगे, क्योंकि बारिश भी हो सकती है, गर्मी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उन कीटाणुओं में कीटाणु पैदा होंगे।
और वो पूरा जो गड्ढा है वो किस में बदल जाएगा, खाद में बदल जाएगा, और ये बहुत उपजाऊ होती है, फिर से खेतों में छिड़का जाता है। इनका अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और यह अपघटित पदार्थ खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार यह अपघटित हो गया और यह खाद बन गई, इसको ह्यूमस कहते हैं, इसे ह्यूमस कहते हैं, और ये हमारी भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाता है। ये है देसी तरीका, और मोस्टली हमारे यहाँ प्रचलन में देसी तरीका ज्यादा है। तकनीकी रूप से आज हम समर्थ हो गए हैं तो उर्वरकों का भी प्रयोग करने लगे हैं। उर्वरक क्या है, वे रासायनिक पदार्थ हैं जो भूमि में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, ये इसमें विशेष प्रकार के ही पोषक तत्व होते हैं। मैंने अभी बताया था, एक बात कर रहा था पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं कृषि में, सूक्ष्म मात्रिक और दीर्घ मात्रिक। सूक्ष्म मात्रिक तत्व तीन प्रकार के होते हैं, NK-P, ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सॉरी कैल्शियम नहीं है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। तो ये उर्वरकों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ये खाद से कैसे भिन्न है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है, मैंने पहले भी बताया था, उर्वरक का उपयोग और निर्माण कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में, प्रयोगशालाओं में होता है। और इनका उदाहरण क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, देखिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आ गया ना। ये ना NPK भी क्या है, उर्वरक है, ये सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार हमने खाद और उर्वरकों के बारे में जाना। अब खाद के साथ साथ क्या कोई और भी चीज है जो भूमि से पोषक तत्वों की पूर्ति करती है? मैंने आपको पहले भी एक दिन बात की थी, पहले सत्र में, कि पौधों में जैसे नाइट्रोजन तत्व है, हमने अभी बात की नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये नाइट्रोजन तत्व हम उर्वरक से तो ले सकते हैं, लेकिन प्रकृति में डायरेक्ट भी नहीं लिया जा सकता, इसके लिए कुछ जीवाणु होते हैं। चलिए उनके बारे में स्टडी करते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण में क्षमता में वृद्धि होती है। अब खाद का लाभ बताया गया है यहाँ पे, नाइट्रोजन वाली बात जो मैं कर रहा था वो नीचे आएगी, बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको। तो खाद का क्या फायदा है, खाद का ये फायदा है कि इससे मिट्टी के गठन व जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है, यानी इसमें जो भी मिट्टी में कमी है उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। अब एक नया शब्द आ गया, फसल चक्रण। क्या है फसल चक्रण? यह भी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का एक बहुत सुंदर तरीका है। एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल उगाकर एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। फसल चक्र किसे कहते हैं? एक फसल उगाने के बाद दूसरी फसल उगाना, तो वो उस भूमि में उन पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति कर दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, 4 महीने हमने बाजरी उगा ली, बाद में खेत 8 महीने तक खाली पड़े हैं, ऐसा नहीं। जैसे हमने बाजरा ले लिया, उसके बाद हमने गेहूं लगा दी, गेहूं के बाद हमने चना कोई और फसल लगा दी। यानी एकांतर क्रम में इनका एक सिस्टम होता है। वैज्ञानिकों ने इनकी रिसर्च पे निकाला कि कौन सी फसल किसके बाद उगाई जाए या कौन सी फसल किसके साथ उगाई जाए। ये फसल क्रम कहलाता है। इसमें 2 फसलें साथ में बोई जाती है, 2 फसलें साथ में बोई जाती है और उन्हें एकांतर क्रम में लगाया जाता है। अगर पाला बहुत ज्यादा पड़ गया, सर्दी बहुत ज्यादा हो गया, तो हो सकता है एक फसल नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल बच जाएगी, तो नुकसान किसी भी सूरत में नहीं होगा। ये एक विधि है फसल चक्रण की। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगा देते और गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण होता रहता था। अब नाइट्रोजन मैंने बात की थी कि प्रकृति में कौन फलीदार पौधे ही करते हैं और कोई पौधे नहीं करते। तो किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि आप फलीदार पौधे भी लगाओ और गेहूं भी लगाओ। इससे भूमि में क्या होगी, नाइट्रोजन की वृद्धि होगी। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों को लेग्यूमिनस कुल का पौधे माने गए हैं। फलीदार पौधों को लेग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों के ग्रंथों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार आज हमने खाद और उर्वरक के उपयोग के बारे में जाना। इससे अगले सत्र में हम सिंचाई और उससे अन्य अवयव हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।